हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसको मेजर करने का दो तरीका, जिसमें एक तो हमने कवर कर लिया और आज हम लोग सेकंड पार्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ने वाले हैं। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कहता है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जैसे कहता था कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जिसमें यूटिल्स और हमारा मनी के फॉर्म्स में मेजर कर रहे थे। अब है इंडिफरेंस कर्व। सो उसका कुछ क्रिटिसिज्म की वजह से भी ये आया, और इसमें मेजर दो प्रोपोनेंट्स जो थे वो एलन एंड हिक्स थे। ठीक है, सो इसे एलन एंड हिक्स एनालिसिस भी कहा जाता है। अब इसमें बेसिकली क्या कहा गया कि जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी मेजर को नकारा और डिसअग्री किया उन पे, और उन्होंने कहा कि ये अप्रोच हमारा कार्डिनल नहीं हो सकता है बल्कि ऑर्डिनल होगा, जिसमें हमने जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, वो रैंकिंग बेसिस पे कंज्यूमर्स चूज करती है। जैसे जो चीज ज्यादा पसंद है उसे फर्स्ट रैंक दे दिया, जो कम पसंद है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से कंज्यूमर्स अप्रोच करती है। सच मेथड ऑफ रैंकिंग द प्रेफरेंस इज नोन एज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब इसमें और क्या क्या है, सो इसे इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। सो इंडिफरेंस कर्व या ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हमारा इंडिफरेंस कर्व के थ्रू स्टडी करना होता है। अब ये इंडिफरेंस कर्व आखिर है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। So indifference curve refers to graphical representation of various alternative combinations of bundles of two goods which among which the consumer is indifferent। यानी कि यहाँ पे क्या है कि दो कॉमोडिटी का, यहाँ पे भी दो कॉमोडिटी ही लिए गए, तो दो कॉमोडिटी के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे देखा जा रहा है, और कंज्यूमर्स इस अलग अलग कॉम्बिनेशंस में इनडिफरेंट है। यानी इनडिफरेंट का मतलब वो सभी उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है उसे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो उसी को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट कर देंगे, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज इंडिफरेंस कर्व। So, alternatively, indifference curve is a locus point that shows such combination of two commodities which give the consumer same satisfaction। है ना, दो कॉमोडिटी का अलग अलग कॉम्बिनेशन, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन को चूज करना है जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करेगी। सो यहाँ आप जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये आपका क्या है कि इंडिफरेंस कर्व कुछ इसी तरह का होगा। ये आगे अभी हम लोग कुछ और इसमें पढ़ेंगे, शेड्यूल्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख लो, इंडिफरेंस कर्व को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। सो यहाँ कुछ कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, जैसे ए बी सी डी ई, और यहाँ पे दो कॉमोडिटीज हमारे पास है, एप्पल एंड चॉकलेट। ठीक है, सो एप्पल एंड चॉकलेट हमारे पास यहाँ दो कॉमोडिटीज है। इस दो कॉमोडिटीज में कुछ कॉम्बिनेशन हमारे दिए हैं, जैसे ए कॉम्बिनेशन में 1 एंड 15 का, बी कॉम्बिनेशन में 2 एंड 10 का, थ्री में यहाँ पे सी में 3 एंड 6 का, डी में 4 3 का, और ई में 5 1 का। ठीक है, सो इसी को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट कर दिया, अब इसमें सभी कंज्यूमर इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब क्या हो गया, ये सभी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर्स को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देने वाला है। सो इसी को ग्राफिकली अगर हमने प्लॉट किया तो कुछ इस तरह का कर्व आएगा। ठीक है, और इसे इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ टॉपिक्स को और ध्यान से समझना है, जैसे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। सो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर हमेशा ज्यादा कॉमोडिटी चाहता है। कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ कॉमोडिटी। सो उसे ऐसा लगता है कि ज्यादा कॉमोडिटी अगर कंज्यूम करेंगे या ज्यादा अगर कॉमोडिटीज को हम लोग लेंगे तो उससे हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे कि एक बच्चा सोचता है, अगर आप उसके पास 2 चॉकलेट रखोगे और फिर 5 चॉकलेट है, तो 5 चॉकलेट ही चूज करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि उससे उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। 10 रखोगे 10 ले लेगा वो। ठीक है, उसी तरह से लोग भी सोचते हैं कि कॉमोडिटीज, ज्यादा से ज्यादा कॉमोडिटीज अगर हम कंज्यूम करेंगे तो वो हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। इसी को मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, मोनोटोनिक प्रेफरेंस implies that it has consumption that as consumption increases total utility also increases। उनका ये मतलब है कि ज्यादा अगर कंज्यूम करेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने देख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है, तो इट इज नोन एज फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व।
या कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो आप इस ग्राफ में देख रहे हो, इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ इंडिफरेंस कर्व दिए गए हैं, ठीक है। सो ये इंडिफरेंस कर्व का जो कलेक्शन होता है या फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है, उसे ही इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। ओके, now next important thing is marginal rate of substitution. Now what is marginal rate of substitution? So marginal rate of substitution refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other so that total satisfaction of the consumer remains the same. तो यहाँ पे क्या बोला गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या, रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है, एक को दूसरे के बजाय हम लोग यूज कर सके, ठीक है। सो यहाँ पे हम रिप्लेस करने का यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे इस तरीके से क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए, सब्सटीट्यूट किया जाए कि टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रहे, जो ऊपर के कॉम्बिनेशन में सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वही नीचे के कॉम्बिनेशन में सेटिस्फैक्शन मिले। सो इसका फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे हमने दो प्रोडक्ट लिया है एप्पल एंड चॉकलेट। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन of apple and chocolate will be unit of chocolate willing to sacrifice by unit of apple willing to gain. So कितना हम sacrifice करना चाह रहे हैं और कितना हम gain करना चाह रहे हैं, उसी का रेशियो marginal rate of substitution कहलाता है। So marginal rate of substitution measures the slope of indifference curve. जो अभी आप slope देख रहे थे, वो slope जैसे indifference curve कुछ इस तरह का था, है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही था, तो उसका स्लोप किस वजह से होता है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के वजह से ही ऐसा स्लोप बनता है। नेक्स्ट है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन शुड ऑलवेज बी नेगेटिव एज न्यूमरेटर्स यूनिट टू बी सैक्रिफाइस्ड विल ऑलवेज बी नेगेटिव। सो ये हमेशा नेगेटिव फॉर्म में हमारा जा रहा है, ठीक है, यानी घटते क्रम में जा रहा है। फिर उसके बाद MRS फॉल्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा, सो उसी के वजह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉल भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अच्छे से। अब देखो, ये आपका एक डेटा दे रखा है, तो इसमें हमारा वही सेम डेटा है। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमने निकाला कि हमने चॉकलेट कितना ये क्या करना चाह रहा है, चॉकलेट कितना गेन करना चाह रहा है और एप्पल कितना सैक्रिफाइस, सॉरी, चॉकलेट कितना सैक्रिफाइस करना चाह रहा है और एप्पल कितना गेन करना चाह रहा है। सो अब देखो यहाँ पे कि एप्पल 1 गेन किया, तो यहाँ पे चॉकलेट को उसे 5 सैक्रिफाइस करना पड़ा, ठीक है। उसी तरह से फिर से 1 गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 सैक्रिफाइस करना पड़ा, फिर 3 सैक्रिफाइस करना पड़ा, फिर 1 सैक्रिफाइस करना पड़ा। इधर एक एक बढ़ रहा है और इधर सैक्रिफाइस भी हो रहा है, लेकिन सैक्रिफाइसिंग का जो रेट है वो आप देखोगे ये घटते चला जा रहा है ना, क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फाइड भी तो होगा एक न एक लेवल पे। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के वजह से यहाँ पे क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीज करता है, फॉल करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व की, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहला है, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, ये हमेशा कॉन्वेक्स रहता है। कॉन्वेक्स शेप आप जान रहे हो, है ना, कुछ इस तरह का ये शेप कॉन्वेक्स कहलाता है। So indifference curve is always convex to the origin. Why? So because of diminishing marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution decrease करता है, इसी के वजह से ये convex shape का होता है। और MRS decline क्यों करता है? So MRS continuously declines because of law of diminishing marginal utility. So आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि what is the shape of indifference curve and why, है ना। सो वाई इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ऐसे भी पूछा जा सकता है ना। और ये भी पूछा जा सकता है वाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑलवेज डिक्रीजेस। सो इट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो आप यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। वाई डाउनवर्ड स्लोपिंग? सो पीपीसी में ही मैंने आपको बताया था कि बहुत जगह पे ये चीजें आएंगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा किस वजह से होता है, अब जैसे यहाँ पे y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है। सो x एक्सिस पे अगर हमारा क्वांटिटी यहाँ बढ़ते चला जाएगा और जैसे घटते चला जाएगा, सो इसके वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि दो कमोडिटी है, x एक्सिस पे गुड्स x हो गया और y पे गुड y हो गया। सो यहाँ पे x को हम लोग बढ़ा रहे हैं, x का क्वांटिटी बढ़ रहा है, y का घट रहा है।
इसके वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा कि एक को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे को घटाना पड़ेगा, है ना, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना पड़ेगा. So it implies that as the consumer consumes more of one good, he must consume less of other so that total utility remains the same. Thus the curve slopes downward. इसी की वजह से कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. नेक्स्ट है, सो इससे हर एक से केस स्टडीज आपका बनेगा क्वेश्चन, तो ध्यान से इसके रीजंस को समझना है कि why it slopes downward, why it is convex to the origin. नेक्स्ट है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जैसे यहाँ पे आप तीन इंडिफरेंस कर्व देख सकते हो, IC1, IC2, IC3. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है प्रॉपर्टीज में कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि जितना हमारा क्या होगा बड़ा, यानी कि ऊपर वाला जो इंडिफरेंस कर्व है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा इन कंपैरिजन टू जो नीचे वाले कर्व हैं. सो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ये क्यों होता है? तो अभी एक टॉपिक हमने पढ़ा मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इसके वजह से कि कंज्यूमर्स ये सोचते हैं कि ज्यादा कमोडिटीज को अगर कंज्यूम करेंगे तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. नेक्स्ट है, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो आप ये देखोगे कि इंडिफरेंस कर्व हमारा कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये हमेशा क्या होगा, इंटरसेक्ट, ये हमें कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, हमेशा अपने फेजेस में ये चलते रहेगा. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से. अभी ऊपर में हमने पढ़ा कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और लोअर वाला लोअर सेटिस्फैक्शन देगा. तो जब हायर सेटिस्फैक्शन और लोअर सेटिस्फैक्शन है तो दोनों अलग अलग चल रहा है, इसके वजह से कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा. ठीक है, एज टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. दोनों में कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इसके वजह से ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा. इट मींस ओनली वन इंडिफरेंस कर्व विल पास थ्रू अ गिवन पॉइंट टू एन इंडिफरेंस मैप. आगे बढ़ते हैं, कुछ एजम्पशंस भी ली गई है इसमें इंडिफरेंस कर्व के लिए. सबसे पहला कि टू कमोडिटीज यहाँ पे लिया जाएगा. इट इज अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, whole of which is to be spent on two goods given constant prices of both the goods. इसमें यहाँ पे हमारा पहला assumption है कि जितने भी इनकम है, जो भी प्राइसेस पे कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो अपना पूरा जो इनकम है वो स्पेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ दो कमोडिटीज पे. ठीक है, सो टू कमोडिटीज इज टेकन. नेक्स्ट इज नॉन सटाइटी. व्हाट इज नॉन सटाइटी? इट इज अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर हैज नॉट रीच्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मैंने आपको इक्विलिब्रियम वाले में स्टार्टिंग में बताया था कि उसे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी कहते हैं. इक्विलिब्रियम पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी कहते हैं. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कंज्यूमर कभी भी सेटिस्फैक्शन लेवल पे नहीं पहुंच रहा है. कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर मोर ऑफ बोथ कमोडिटीज. वो हमेशा ज्यादा कमोडिटीज को परचेज करना चाहता है. दैट इज ही ऑलवेज ट्राई टू मूव टू हायर इंडिफरेंस कर्व टू गेट हायर एंड हायर सेटिस्फैक्शन. ठीक है, कहीं पे भी वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, हमेशा वो ज्यादा कंज्यूम करना चाह रहा है. नेक्स्ट, ऑर्डिनल यूटिलिटी. सो कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच बंडल ऑफ गुड्स. सो यहाँ पे रैंकिंग बेसिस पे चल रहा है, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है हमारा, है ना. नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा. Due to this assumption, indifference curve is convex to the origin. Next, rational consumer. Consumer का rational होना यहाँ पे जरूरी है. The consumer is assumed to behave in rational manner. That is, he aims to maximize his total satisfaction. आगे बढ़ते हैं. Next important topic हमारे पास आ रहा है budget line. Now budget line कहते हैं किसे? देखो, ये इसका ग्राफ तो मैंने बना रखा है, तो आप ये समझ लो बजट लाइन आखिर किसे कहते हैं. सो बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be purchased with a given income and prices such that cost of each of these combination is equal to money income of the consumer. यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे ये मतलब है कि हम अपने इनकम का पूरा पार्ट दो कमोडिटीज पे खर्च करना चाह रहे हैं, और दो कमोडिटीज पे हम इस तरीके से, इस तरह का उसका कॉम्बिनेशन होगा जो हमारा मनी इनकम है वो पूरा का पूरा खर्च हो जाए, वो कुछ भी पैसे बचे नहीं. तो ऐसे क्वांटिटीज में हमें परचेज करना है. जैसे आप ये देख सकते हो कि मान लेते हैं दो गुड्स है हमारे पास. ठीक है, दो गुड्स है, एक पेंसिल है और एक रबर है. ठीक है, पेंसिल और रबर. ठीक है, और पेंसिल, एक पेंसिल जो है, पेंसिल है और रबर है. ठीक है, पेंसिल एंड रबर. सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पेंसिल का जो प्राइस है वो सपोज करो 5 रुपीज है. ठीक है,
और जो रबर है उसका जो प्राइस है वो 1 रुपी अज्यूम करते हैं। सो अब क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, सपोज आपके पास 10 रुपीज है, 10 रुपए हैं, तो आप क्या कॉम्बिनेशन, किस तरह का कॉम्बिनेशन लोगे? या तो आप पेन जो है ना, या पेंसिल जो है, पेंसिल और रबर का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का ले सकते हो कि 2 पेन एंड 0 रबर, है ना। सो ये पूरा ऊपर के फॉर्मूला में चला जाएगा और आपका ये टोटल क्या हो जाएगा, 10 रुपए के बराबर आ जाएगा। सो हमने क्या किया, प्राइस ऑफ ए इंटू क्वांटिटी ऑफ ए। सो प्राइस ऑफ ए इज 5, है ना, एंड क्वांटिटी ऑफ ए इज 2। यहाँ पे ए हमारा ये हो गया पेंसिल, और दूसरा का प्राइस प्लस प्राइस ऑफ बी इंटू क्वांटिटी ऑफ बी। सो यहाँ पे तो हमारा एक भी प्रोडक्ट हमने नहीं लिया तो 0 हो गया, और इज इक्वल टू एम। ठीक है, सो इस तरीके से हमें यहाँ पे खर्च करना है। और क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हो, अगर बजट लाइन का बात किया जाए तो बजट लाइन में ये है कि आपका पूरा का पूरा इनकम खत्म होना चाहिए 2 कमोडिटी पे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन चूज करने हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा ये जो इनकम है वो खत्म हो जाए। अभी 10 रुपए है और दूसरा कॉम्बिनेशन चूज करो, क्या कर सकते हो, तो 1 पेंसिल प्लस, और क्या कर सकते हो, 5 रबर, 5 रबर, तो 5 इंटू 1 5 हो गया, और ये 5 रुपए का था तो 5 प्लस 5 10 हो गया हमारा अल्टीमेटली। सो अब यही जो कॉम्बिनेशंस आपको बताए गए, इस कॉम्बिनेशन को अगर ग्राफिकली प्लॉट कर देंगे तो उसे बजट लाइन कहा जाएगा, है ना। ये जो ग्राफिकली अगर हमने प्लॉट कर दिया इसे बजट लाइन कहा जाएगा, यानी कि मनी इनकम, पूरा पैसा खत्म कर देना है 2 कमोडिटी पे, तो ऐसे क्वांटिटीज पे चूज करने, इसे प्राइस लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बजट सेट। सो बजट सेट में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन है बजट लाइन से। सो बजट लाइन में हमारा क्या था कि पूरा का पूरा इनकम खर्च हो जा रहा था। अब यहाँ पे है कि कुछ पैसे हम लोग बचा भी सकते हैं, यानी कि मनी हमारा ज्यादा होगा और इन कंपैरिजन टू क्वांटिटीज जो हम लोग परचेज कर रहे हैं 2 कमोडिटीज के। ठीक है, सो बजट लाइन क्या हो गया, ये जो ग्राफ, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा था ये पूरा का पूरा बजट लाइन था कि पूरे पैसे खत्म हो जा रहे हैं, और इसके अंडर ये पूरा दोनों चीज आ जाएंगे, बजट सेट जो है बजट लाइन को भी इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, सो इसके अंदर भी कोई क्वांटिटीज कमोडिटीज हो सकते हैं। अब जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, सो इसमें 2 प्रोडक्ट है ना, प्राइस एंड पेंसिल एंड रबर। सो पेंसिल एंड रबर था, तो एक पेंसिल का जो प्राइस था 5 था, रबर का 1 था। अब आपको कुछ पैसे बचाने हैं, सो आप क्या करोगे, सो पैसे बचाने हैं तो आप एक पेंसिल एक रबर ले लोगे, तो आपका टोटल पैसे 6 रुपए खर्च होंगे, 4 रुपए बच जाएंगे, है ना। सो मनी इनकम हमारा क्या हो जाएगा, 10 इज ग्रेटर देन प्राइस पेड, यानी कि 5 10 1 6। ठीक है, सो बजट सेट हमारा कहीं ये अंदर में, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसके अंदर में कहीं लाई करेगा, या फिर ये ऑन द स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो बजट सेट जो है बजट लाइन को भी इंक्लूड करता है, और इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका ये है, सिंपल है, इसमें कुछ हमारा कोई अलग कोई हार्ड मैथ्स नहीं है। नेक्स्ट प्राइस रेशियो। सो प्राइस रेशियो इज द प्राइस ऑफ गुड्स ऑन हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड्स ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है शिफ्ट इन बजट लाइन। सो लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था ना, पीपीसी में हमने शिफ्टिंग और रोटेशन के बारे में पढ़ा था कि शिफ्टिंग क्या होता है और रोटेशन क्या होता है। सो अब देखो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो बजट लाइन जो है वो शिफ्ट कब करेगा। सो इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर का जो इनकम है उसमें अगर चेंजेस आएगा तो बजट लाइन में फिर चेंजेस देखने को मिलेगा, या तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। अब राइटवर्ड कब शिफ्ट करेगा, सो राइटवर्ड कब शिफ्ट करेगा, बजट लाइन शिफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, जब आपका इनकम बढ़ जाए। अभी जैसे सेम हम लोग अगर एग्जांपल लिखे कि पेंसिल और रबर आप जो परचेज कर रहे थे, सो ये 5 रुपीज का था और ये 1 रुपीज का था, टोटल आपके पास 10 रुपीज हैं, तो आप एक क्वांटिटीज परचेज कर रहे थे। अगर आपके पास 20 रुपीज हो जाएगा तो और ज्यादा परचेज कर पाओगे। सो बजट लाइन अब यहाँ से मूव होके क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा, यानी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। और वहीं आपके पास इनकम अगर कम हो जाए, जैसे आपके पास 7 रुपीज ही रहे, अब 7 रुपीज आ गया तो अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। सो हमें वही देखना है कि बजट लाइन क्या हो रहा है कि शिफ्ट कब कर रहा है। सो राइटवर्ड शिफ्ट कब करेगा, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब करेगा, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेस। चलो ये तो एक शिफ्ट देख लिए। इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस, और बजट लाइन में अभी रोटेशन भी हम लोग को देखने को मिलता है
कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस। रिलेटिव प्राइसेस का मतलब क्या कि चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सेस। अब एक्स एक्सिस पे जैसे एप्पल है तो एप्पल का अगर प्राइस चेंज हो जाता है, एप्पल का अगर प्राइस चेंज हो जा रहा है तो फिर क्या होगा, है ना। और अगर बनाना का यहाँ पे अगर प्राइस चेंज हो जाए तो क्या होगा। तो इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही के प्राइसेस में चेंजेस आ रहा है। अगर एप्पल का प्राइस बनाना के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट है। एप्पल का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, आप बताओ। अगर प्राइस बढ़ जाएगा एप्पल का तो वो क्या होगा, उसका कंजम्पशन बढ़ेगा या घटेगा, सो कंजम्पशन घटेगा, है ना। ये यहाँ पे हमें देखना है कि बजट लाइन शिफ्ट A-B to A1B due to decrease in prices of Apple। ठीक है, अगर एप्पल का प्राइसेस अगर घट जाए तो घट जाएगा तो ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, है ना। ये अगर सस्ता हो गया तो ज्यादा कंज्यूम करेंगे, और अगर महंगा हो गया तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा कि कम कंज्यूम करेंगे। उसी तरह से बनाना का भी है कि अगर बनाना का प्राइसेस अगर बढ़ जाएगा तो डाउन इधर लेफ्ट डाउनवर्ड इसे कह सकते हैं कि इसमें, या फिर आप ये कह लो कि बनाना के केसेस में वो सिर्फ लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, और अगर उसका प्राइसेस घट जाए तो वो फिर राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, इस साइड शिफ्ट कर जाएगा। एप्पल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये दो सिचुएशन हमने देखा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का और लास्ट टॉपिक भी है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में या इंडिफरेंस कर्व के सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होगा। सो यहाँ पे बोला जा रहा है व्हेन MRSXY, यहाँ पे दो कमोडिटीज हमने लिया है X और Y। सो MRSXY इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइसेस या फिर PX by PY। MRSXY इज इक्वल टू PX by PY। ये जब आएगा तो ये हमारा फिर क्या शो करता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो करता है, ठीक है। सो इसके लिए हमारा पहला जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, MRSXY इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइसेस या PX by PY। सो इसमें दो सिचुएशंस आ सकते हैं। इफ MRSXY is greater than PX by PY, so इस सिचुएशन में क्या होगा, इट मींस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे मोर फॉर X than price prevailing in the market. As a result, consumer buy more of X. As a result, MRS falls still becomes equal to ratio of prices and the equilibrium is established. So जब यहाँ पे XY MRSXY is greater than PX by PY होगा तो इसका मतलब ये आ रहा है कि कंज्यूमर X कमोडिटी को ज्यादा परचेस करना चाह रहा है, मतलब कंज्यूमर X कमोडिटी के लिए ज्यादा पे करना चाह रहा है। जितना मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे ज्यादा भी वो देने के लिए तैयार है, और वो ज्यादा से ज्यादा X को परचेस करेगा। कब तक, जब तक MRS फॉल करके MRSXY इक्वल ना हो जाए PX PY की, ठीक है, X कमोडिटी का। दूसरा है इफ MRSXY इज लेस देन PX by PY। सो अब ये ऑपोजिट हो गया, अब Y के लिए ज्यादा पेमेंट करना चाह रहा है, X के लिए कम पेमेंट करना चाह रहा है। तो इट मींस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस फॉर X देन द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। X के लिए कम पे करना चाह रहा है। इट इंड्यूसेस कंज्यूमर टू बाय लेस ऑफ X एंड मोर ऑफ Y। इसके वजह से कंज्यूमर क्या करेगा, X कम परचेस करेगा और Y ज्यादा परचेस करेगा। कब तक ऐसा करते रहेगा कि MRS rises till it becomes equal to the ratio of prices, ठीक है। इसके काफी सिचुएशंस आते हैं, ठीक है, केस बेस्ड इसके क्वेश्चंस आते हैं। सो ये ध्यान में रखना है ये दोनों केसेस को। और दूसरा इसका कंडीशन था कि MRSXY कंटिन्यूअसली, MRS फॉल्स कंटिन्यूअसली, ठीक है। सो इसका कुछ ग्राफ भी आप यहाँ पे देखो। the second for consumers equilibrium is that MRS must be diminishing at the point of equilibrium, that is indifference curve must be convex to the origin at the point of equilibrium। so आप देख रहे हो कि ये जो consumers equilibrium है ये जो है convex to the origin होगा, और unless MRS continuously fall consumer या equilibrium cannot be established, ठीक है। सो यहाँ पे इस कर्व में आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये कर्व है। सो इस पॉइंट पे एक इंडिफरेंस कर्व है और ये बजट लाइन है, ठीक है। सो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन जहाँ पे मीट करता है उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, ये ई जो है, ठीक है। यानी MRSXY इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। सो प्राइस रेशियो या प्राइस लाइन हमने देखा था, क्या प्राइस लाइन बजट लाइन को कहते हैं। सो ये जो स्ट्रेट लाइन जो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये बजट लाइन है, ठीक है, और ये इंडिफरेंस कर्व है। तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर जाएगा उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, और उसी पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल भी करते रहता है, ठीक है।
सो ये कंटिन्यूअसली फॉल करते रहता है। तो ये दो कंडीशंस थे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के। इस तरह से आपका जो चैप्टर 2 है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का वो कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लास में और कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे, या तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। अब आपके कंटिन्यूअस क्लासेस आते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर स्टडीज करो, है ना। आप एग्जाम के टाइम के लिए मत छोड़ दो कि एग्जाम के टाइम पे इंटू 2 करके वीडियोस को देख लेंगे, या कोई वन शॉट वीडियो आ जाएगा और उसमें पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेंगे। ऐसा नहीं होता है। वन शॉट वीडियो बस हेल्प के लिए है, रिवीजन के लिए है। स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को ही पढ़ना पड़ेगा। आपको फ्रेश नोट्स चाहिए, आपको बुक से आपको पढ़ना चाहिए, है ना। और इस तरह के वीडियोस आपको देखने चाहिए जो टॉपिक वाइज आपको समझाए, थोड़ा सा समय लगा के, ना कि 10 मिनट में आपके वीडियोस को पूरी तरह से, या 10 मिनट में आपके पूरे के पूरे चैप्टर को कवर अप कर दे। ठीक है। और होता क्या है कि YouTube पे बेसिकली उतने डिटेल्ड में ज्यादा जाके पढ़ाया नहीं जा सकता है ना। ये फैक्ट है, क्योंकि इंटरेक्शन विदाउट क्वेश्चनिंग जो टीचिंग है वो हमारा अधूरा है ना। और YouTube पे इंटरेक्शन हमारा नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइव वीडियो तो नहीं चल रही है, रिकॉर्डेड वीडियोस है। तो इसमें स्टूडेंट्स उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा आप लाइव पे ही फोकस करो, और आप जो क्लासेस जो चलते हैं उस पे फोकस करो। ये YouTube पे आपको हेल्पिंग हैंड दिया जा रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।